हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं यार। आईसीएसई बोर्ड का हम पहला लेक्चर ले रहे हैं जिसमें हम वन शॉट बात करेंगे जेनेटिक्स की। एक चैप्टर है आपका जेनेटिक्स सम बेसिक फंडामेंटल्स, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा यार आपको वन शॉट में, एक डिटेल वन शॉट होगा जिसमें हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जाएगी एंड आपको पूरा पूरा वो कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर किया जाएगा, ठीक है। इसके नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। आपको मैं कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लोगे एंड वहाँ पे आपको सीबीएसई बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के एंड जो भी कुछ मटेरियल मुझे प्रोवाइड करना होगा ना, वो उस जगह पे कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी होगी तो आपको एक पर्टिकुलर उस जगह पे मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है आपको हर वीडियो के नीचे जाकर लिंक ढूंढनी पड़ेगी कि इस चैप्टर के नोट यहाँ पे, नहीं। सिंपल टेलीग्राम ग्रुप होगा एंड वहाँ पे आप इजीली क्या कर सकते हो, इजीली आप वहाँ पे सारे नोट्स देख सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड बहुत सारी बातें सीखने वाला चैप्टर है, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। तो पहले देखो जेनेटिक्स है, तो जेनेटिक्स होती क्या है पहले हमें वो समझना, ये ट्राई करते हैं। उससे पहले दो नाम आते हैं आपके, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस को कई बार हेरिडिटी बोल देते हैं, तो ये दोनों टर्म कैसी हैं, इंटरचेंजेबल हैं। तो क्या होता है, सिंपल सी बात है, अगर घर में कोई बेबी हुआ है तो ऐसे बुआ है ना, मौसी आती हैं घर में और ऐसे मैच करती है ना कि इसकी आंखें पापा पे गई हैं, है ना, इसकी नाक मम्मी पे गई है, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ मैच करते हैं ना, मतलब पेरेंट्स में और जो उनके चिल्ड्रन हुए हैं, चाइल्ड हुए हैं, ऑफस्प्रिंग हुए हैं, उनमें कुछ क्या करते हैं, सिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वो सिमिलरिटी किस प्रोसेस के थ्रू पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में आई है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो यार इनहेरिटेंस कुछ नहीं होता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में, मतलब कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में इंफॉर्मेशन का पास ऑन होता है ना। अब वो कैसे होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, अभी हम देखेंगे। तो अगर आप डेफिनेशन देखोगे, द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, है ना। जो सिमिलरिटी होती है, अगर आप अपने पेरेंट्स से अपने आपको मैच करोगे तो बहुत सारी सिमिलरिटी दिखेंगे आपको। वो सिमिलरिटी किस वजह से आ पाएंगे, क्योंकि एक प्रोसेस होती है, उसका नाम है इनहेरिटेंस। बट क्या आप 100% हुबहू कॉपी हो क्या अपने पेरेंट्स की, आपका आंसर होगा नो। बहुत सारे डिफरेंस भी हैं, है ना। तो वो क्या होती है, वेरिएशन। तो वेरिएशन ना केवल डिफरेंट स्पीसीज में, है ना, बल्कि आप देखते हो एक सेम स्पीसीज, सपोज ह्यूमंस है तो ह्यूमंस में भी एक फैमिली के अंदर भी कितनी वेरिएशन आ रही होती है, एक फैमिली के अंदर भी कितनी वेरिएशन आ रही होती है ना। ये वेरिएशन के बारे में हम बात करें, कैसे क्रिएट होती है, क्या क्रॉसिंग ओवर होता है ना, अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, जेनेटिक्स क्या है, ये इनहेरिटेंस की और वेरिएशन की आपको पढ़ाई करनी है, उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस की और वेरिएशन की। अब चलो जेनेटिक्स ब्रांच है बायोलॉजी की, तो वहाँ पे एक फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, द ग्रेगोर जॉन मेंडल, द ग्रेगोर जॉन मेंडल, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट यार, उनके बारे में 2 मिनट हम कुछ बातें समझते हैं यार, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है उससे कुछ ज़्यादा बताऊंगा, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। तो उनका जन्म कहाँ होता है, थोड़ी गरीब फैमिली में, किसान की फैमिली में उनका जन्म होता है, ठीक है। उनका जो, उनको क्या था, पढ़ने और पढ़ाने का बड़ा शौक था, है ना, पढ़ने का और पढ़ाने का बड़ा मतलब मन लगता था उनको। साइंस, बायो, मैथ, ये सब मैथ्स में होता है ना, प्रोबेबिलिटी होती है, स्टैटिक्स होती है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, वो वाला हिस्सा इनको बहुत इंटरेस्टिंग साउंड करता था, बहुत मजे आते थे। बट क्या हुआ, उन्हें पढ़ाना बहुत पसंद था, बट एक एग्ज़ाम होता है जिससे आप एलिजिबल होते हो कि हाँ आप पढ़ा सकते हो एक बड़े स्कूलों वगैरह, कॉलेज वगैरह में, है ना। वो एग्ज़ाम कभी वो पास नहीं कर पाए, वो एग्जाम कभी पास नहीं कर पाए, मतलब उन्हें पढ़ाना पसंद था बट कभी वो टीचिंग का एक ऑफिशियल एग्जाम कभी पास नहीं कर पाए। लेकिन लेटर ऑन उन्होंने इतने काम करे, इतना कुछ करा, उनको आज टीचर ऑफ टीचर्स भी कहा जाता है। जिस व्यक्ति ने एग्जाम पास नहीं कर पाया टीचर्स का, लेकिन वो आज के टाइम पे टीचर ऑफ टीचर्स कहा जाते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी यार, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इनके पास, इन्हें और पढ़ना था, है ना, इन्हें और पढ़ना था, तो कैसे करें, गरीब फैमिली से थे, क्या करें। तो उस टाइम पे क्या, उन्होंने चर्च में जाके एक तरीके से क्या हो गए, क्या बोलते हैं, फादर बन गए जाके वहाँ पे, है ना। मतलब वहाँ पे आप बोल सकते हो, समझ रहे हो, रिलीजियस हो गए वहाँ पे जाके, चर्च में जाके रहने लगे। उस टाइम पे क्या होता है, चर्च में आप वहाँ पे चर्च में रहोगे तो वहाँ का सिस्टम पूरा फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि वहाँ का वहीं पे खाना बनेगा, वहीं पे सारे काम, मतलब बाहर दुनिया से एक कांटेक्ट टूट जाएगा, बाहर दुनिया से एक कांटेक्ट टूट जाएगा, सारी चीज़ें वहीं बनेंगी, है ना, वहीं खेती होगी, वहीं सब कुछ होगा। तो ऐसे ही क्या हुआ, ऐसे ही क्या हुआ, मेंडल को क्या मिला, मेंडल ने खेती करी, है ना, मेंडल ने खेती करी, वहाँ पे अपनी अपनी फसल उगाई। हर किसी को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, तो मेंडल ने खेती करना, फार्मिंग करना, बिकॉज वो कहीं ना कहीं फार्मिंग फैमिली से बिलोंग भी करते थे यार, है ना। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने क्या करा, खेती करना स्टार्ट कर दिया और वहीं से उनका टर्निंग पॉइंट आया। उन्होंने वहीं पर अपने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट करने थे, जो भी चीज़ वो एनालाइज करनी थी, प्रैक्टिकल देखने थे, हम पढ़ेंगे आज इस चैप्टर में आज ही, है ना। तो क्या सब कुछ एनालाइज करा, ठीक है। आप सपोज करो उन्होंने सारा काम किया, डाटा लिखा, और ये मतलब सपोज करो 7 साल काम किया उन्होंने, सपोज क्या किया उन्होंने 7 साल काम किया। 7 साल के बाद उन्होंने एक पब्लिश करा अपना सारे रिपोर्ट, ये मेरे लॉज हैं, ये सब कुछ है, भाई दुनिया वाले देख लो। लेकिन क्या हुआ, किसी ने उनकी बात नहीं मानी। आप बोलोगे क्यों नहीं मानी, इतना काम किया, उसके कुछ रीजंस हैं, समझते हैं एक करके, ठीक है। पहला रीज़न क्या है, इन्होंने क्या करा था, उन्होंने पहली बार बायो में मैथ्स को मिलाया। आज भी बायो और मैथ्स को बहुत अलग अलग माना जाता है। बच्चे
10th के बाद बायो इसलिए मेरे को मैथ नहीं पसंद, बट यार सब कुछ साइंस है, एक है ना, साइंस है। तो उन्होंने फर्स्ट वन थे जिन्होंने बायो में मैथ्स को मिलाया, तो बाकी साइंटिस्टों ने मना कर दिया। सेकंड पॉइंट क्या था यार कि उस टाइम पे कम्युनिकेशन इतना आसान नहीं था। जैसे अभी मैं देखो पढ़ा पा रहा हूँ आपको, आप पढ़ पा रहे हो ना, मैं आपको फिजिकली जानता हूँ ना आप मुझे जानते हो, है ना, बट आप लोग, मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ पा रहे हो, ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था, उस टाइम पे कम्युनिकेशन थोड़ी हार्ड थी। थर्ड पॉइंट क्या है यार कि मेंडल जो है ना एक बड़े साइंटिस्ट कहीं थे क्या, नहीं, सिंपल एक फादरी थे चर्च में, है ना, सिंपल एक काम गरीब परिवार से थे। कोई हमको सपोज करो कोई डॉक्टर है, बोलता है कि आपके अंदर ये बीमारी है, तो आप विश्वास कर लोगे। एक गली में चलता फिरता कोई आया, अरे आपको ये है क्या, तो उसकी बात आप चेक करोगे पहले, है ना। तो वही काम यहाँ पर हुआ, मेंडल ने जो काम कहा वो लोगों ने सीधे माना नहीं। अगर कोई साइंटिस्ट, बड़ा साइंटिस्ट कहता है उस टाइम पे तो लोग मान जाते, है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। और देखो एक पॉइंट और बुकों में नहीं लिखा रहता, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है, क्या, उसी टाइम पे ना एक और साइंटिस्ट, एक और, मतलब आपने नाम सुना हो, चार्ल्स डार्विन, उन्होंने बुक लिखी थी ना, जिससे कि इसमें लिखा था आपका हम लोग बंदरों से मिलके बने हैं, हम लोग बंदर से मिलके बने हैं। तो आप खुद साउंड करो, एक तरफ मेंडल बोल रहे हैं मटर का बीज गोल है, मटर का पौधा लंबा है छोटा है, एक तरफ ये बात चल रही है, एक तरफ बात कर रहे हैं मेंडल, सॉरी डार्विन, कि हम लोग बंदरों से बने, हमारे पूर्व बंदर हैं। तो बताओ कौन सी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो ऑब्वियस सी बात है हम बंदर से बने, क्योंकि उससे पहले लोग बोलते हैं भगवान से बने हैं, है ना, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग थ्योरी थी, सबको उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया। तो लोगों का ध्यान कहाँ चला गया, डार्विन के ऊपर, मेंडल बेचारे दब गए, है ना। और उनकी 1884 में डेथ हो गई, है ना, 1822 में जन्म हुआ, 1884 में उनकी डेथ हो गई। उन्हें कोई काम का कोई क्रेडिट नहीं मिला, उन्हें नहीं पता उन्होंने क्या करके चले गए वो। लेकिन कुछ समय बाद रीडिस्कवरी हुई 1900 में, है ना, 3 साइंटिस्ट थे, नाम चलो ले लेता हूँ, टैशमार्क, वॉन कॉर, है ना, हुगो डिवरिस एंड 3 साइंटिस्ट थे, ठीक है, अलग अलग जगह से उन्होंने डिस्कवरी करी, एंड वापस से रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म हो गया। तो आपको लगा इतनी स्टोरी क्यों सुनाई, पेपर में आएगा क्या, शायद पेपर में ना भी आए और नहीं भी आएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट था यार। एक साइंटिस्ट इतना बड़ा काम करके चला गया और हम लोगों को उसको उस चीज़ का क्रेडिट नहीं मिला, तो हमें जाना जरूरी है। हम पूरा जेनेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं और हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में 2 चीज़ ना जाने तो वो गलत होगा, ठीक है। चलिए, तो जेनेटिक्स के फादर हम किससे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसानों को इस बारे में पहले से नहीं पता था, इनहेरिटेंस के बारे में पहले से नहीं पता था, भाई पता था। सेंचुरीज पहले के लोग सब जानते थे कि मतलब एक पेरेंट से दूसरे, मतलब पेरेंट से बच्चों में करेक्टर जाते हैं, कैसे जाते हैं ये नहीं पता था, कैसे जाते हैं ये नहीं पता था, बस जाते हैं ये पता है। इसी वजह से, है ना, जो बड़े मतलब राजा होते थे, एक बड़ा एम्पायर होता था, वो क्या करते थे, शादी अपने ही मतलब कि भाई बहन में करते थे, जिससे क्या हो, उनका ट्रेड, उनका जो ब्लड है वो बाहर से मिक्स ना हो, उनका ब्लड जो है बाहर से मिक्स ना हो, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ, आपको दिख रहा है ना साफ, है ना, उनका जो ब्लड है वो क्या हो, मिक्स ना हो, ठीक है। अभी आप समझ पा रहे हो। तो वो आपस में क्या करते थे, आपस में ही मैरिज करते थे। लेकिन क्या हुआ, और देखो एक अच्छा, आपको एक अच्छी, क्या सपोज करो, एनिमल जो आपके मतलब करो बफेलो वगैरह अच्छी बनानी है, तो दो उसके पेरेंट्स अच्छे अच्छे रखते थे, उन्हें मिलाते थे, देन एक अच्छा रिजल्ट निकल के आता था, है ना। तो आप समझ पा रहे हो कि ये चीज़ जो है वो सेंचुरी से चली आ रही है, बट उसका एक्चुअल रीज़न हमें नहीं पता चल पा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हमें पता है यार, कैट्स ही प्रोड्यूस करेंगे, है ना, नॉट डॉग। तो वो ये लाइक बिगेट्स लाइक, समान समान को उत्पत्त करता है ना। इंसान का बच्चा इंसान ही होगा, भले उसे हम बोल देते हैं मजाक में गधे हो क्या, इस तरीके से, वो उसकी थोड़ी बहुत हरकतें होती हैं और कुछ नहीं होता, ठीक है। आगे समझ में आ रहा है आपको। अब आप बात करो कि वेरिएशन क्या है। हाँ, समान समान को उत्पत्त करता है, लाइक बिगेट लाइक, बट स्टिल देयर आर सम वेरिएशंस, वो वेरिएशंस हैं। अगर आप एक फैमिली में भी बात करोगे तो भी क्या होगा आपका, एक फैमिली में भी जिसके पेरेंट्स सेम भी होंगे तो भी भाई बहन बहुत हद तक अलग लगते हैं, बहुत ज़्यादा अलग लगते हैं, भले उनके पेरेंट्स सेम है ना। तो यही बोल रहे हैं कि आइडेंटिकल नहीं होंगे, सिमिलर हो सकते हो अपने पेरेंट्स के, आइडेंटिकल नहीं होंगे, ठीक है। और मेरी बात समझो यार, आप मेरी बात समझो, ये जो वेरिएशन आ क्यों रही है, यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है ना, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। मेरी बात समझो, अगर वेरिएशन नहीं होगा ना तो एक स्पीसीज एकदम से गायब हो सकती है। सपोज करो सारे ह्यूमन सेम होते हैं, है ना, एक जैसे होते, तो कोविड आया था, अगर कोई एक ह्यूमन भी मर जाता तो सारे ह्यूमन मर जाते, अगर एक बच जाता तो सारे बच जाते, क्योंकि सब सेम है, वेरिएशन तो है नहीं, अगर वेरिएशन ना होती तो। लेकिन क्योंकि वेरिएशन है सबके पास, तो क्या हो पा रहा है, तो यार समझ में आ रहा है कि आपको, तो आपका एक मरता है इसका मतलब नहीं सारे मर रहे हैं, बिकॉज हर एक का वेरिएशन अलग है, हर अपने अपने वेरिएशन रैंडम तरीके से है अरेंज। तो जो बेस्ट होगा वो आगे जाएगा, एकदम से वाइप आउट नहीं हो जाएगा, एकदम से वाइप आउट किसी स्पीसीज का नहीं हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या होगी आपका, सर्वाइवल ऑफ क्या बोल दोगे, स्पीसीज रहता है ना, एकदम से कोई स्पीसीज नहीं गायब हो जाती। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है, हम नेक्स्ट पेज पे आ गए, ब्राइटनेस सही है ना। अब हाँ, अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, यहाँ पे 2 टर्म आएंगी, करेक्टर एंड ट्रेट्स, दोनों बातें मैं अभी बोल रहा हूँ, दोनों बातें सेम है।
मैं आगे चैप्टर में इनको कैसे यूज़ करूँगा, इंटरचेंजेबल यूज़ करूँगा। मुझे जहाँ भी जरूरत लगेगी लिखने की तो मैं आपको लिख के भी समझाऊंगा, ठीक है ना। अभी तो जस्ट थ्योरी चल रही है हल्की सी, ठीक है, तो अभी फोकस करो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कैरेक्टर एंड ट्रेट्स आपको कैसे मिलेंगे, इंटरचेंजेबल टर्म है, आगे इस्तेमाल करूँगा, दोनों बातें एक ही मैं बोलूँगा, ठीक है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, थोड़ा डिफरेंस देखो। कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर समझो, ऐसा समझो, मैं बोल रहा हूँ कलर ऑफ द आई, ये तो सिंगल रहेगा, सिंगल है कलर ऑफ द आई। लेकिन ट्रेट क्या होगा, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ब्राउन कलर, मतलब उसके अंदर अल्टरनेट वर्जन्स, अल्टरनेट वर्जन। करेक्टर एक सिंपल, सपोज करो मैं बोल रहा हूँ हाइट, तो हाइट क्या हो गई, करेक्टर। हाइट के अंदर आप बोल रहे हो टॉल, डॉर्फ, इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से, एक सेकंड आपको फोकस नहीं हो रहा, है ना, ठीक है। तो टॉल, डॉर्फ, ये क्या हो गया, ये आपका ट्रेट हो गया। तो आप समझ में आ रहा है ना आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ, कलर ऑफ दिन आई इज सिंगल एंड, मतलब सिंगल होते एक तरीके से, और ट्रेट आपके अल्टरनेट हो सकते हैं, अलग हो सकता है। लेकिन यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस था, लेकिन इसको हम इंटरचेंजेबल आगे यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे यार क्रोमोसोम आता है। क्रोमोसोम के लिए मैं अलग से वो चैप्टर मैंने पढ़ाया, अभी तो नहीं है ना, लेकिन जब तक आप लोग ये वीडियो देखोगे तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो उसमें आपको डिटेल में आप क्रोमोसोम समझोगे, लेकिन अभी जितना नीड है ना मैं उतना आपको इस चैप्टर में पढ़ा देता हूँ, ठीक है। अदरवाइज हिस्टोन के ऊपर डीएनए रैप करता है, वो तरीके से पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर में, या फिर अलग से वीडियो बना के, ठीक है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, क्रोमोसोम्स द कैरियर ऑफ हेरिडिटी। अब मेरी बात समझो, क्रोमोसोम कब आते हैं, जब आपका सेल डिवाइड करने के लिए तैयार होता है। क्रोमोसोम कब बनते हैं, जब आपका सेल डिवाइड करने को तैयार होता है। होता क्या है क्रोमोसोम यार, जैसे आपने देखा, आपने पतंग उड़ाई होगी, पतंग का धागा कितना बड़ा होता है, तो लेट सपोज वो धागा क्या है आपका, डीएनए या फिर क्रोमेटिन मान लो, डीएनए या फिर क्रोमेटिन मान लो, इतना लंबा धागा। लेकिन इतना लंबा धागा इतनी छोटी जगह में कैसे आ जाता है, इतना लंबा धागा, कई किलोमीटर लंबा धागा होता है पतंग उड़ाने वाला। तो आप क्या बोलोगे, हम इसको एक जगह रैप कर देते हैं। देखा होगा ना, देखा होगा आप पतंग उड़ाई होगी तो इतना बड़ा धागा एक जगह पे कैसे आ गया, बिकॉज हमने उसको रैप कर दिया, यानी कंडेंस कर दिया, यानी कि कंडेंस कर दिया। तो यही काम यहाँ पर होगा यार, आपके पास यहाँ पे हिस्टोन होंगे, है ना, हिस्टोन होंगे, उसके ऊपर आप डीएनए को रैप कर दोगे और क्या बना दोगे, क्रोमोसोम। तो एक्चुअली ये क्रोमोसोम है, ये क्या है, एक क्रोमोसोम है, ठीक है। ये क्रोमोसोम एक्चुअली है क्या, यहाँ पे भरा हुआ है डीएनए, डीएनए की एकदम कॉइलिंग हो रखी है, टाइट करके, टाइट क्या हो रखी है, कॉइलिंग हो रखी है। आगे समझ में आ रहा है आप लोगों को, टाइट कॉइलिंग हो रखी है। तो ये कब होगा, जब सेल डिवाइड कर रहा होगा, है ना। इसके ज़्यादा डिटेल में मैं आपको जब चैप्टर में पढ़ाऊंगा ना, मैंने फिर बताया, फिर बता रहा हूँ, वहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, कैसे होता है, क्या कौन से स्टोन होते हैं, कितने स्टोन होते हैं, वो सब वहाँ देखेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ओनली विजिबल व्हेन अ सेल न्यूक्लियस इज अबाउट टू डिवाइड, ठीक है। ये ध्यान रखना, हमेशा कैसे प्रेजेंट होंगे वो, इवन नंबर, यानी कि जोड़ों में, यानी कि ऐसा नहीं होगा 13 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 15 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इवन नंबर होगा। क्यों, क्योंकि यार इवन नंबर इसलिए क्योंकि हमेशा वो पेयर प्रेजेंट होते हैं, और एक क्रोमोसोम कहाँ से आया है, एक क्रोमोसोम फादर से आया है, एक कहाँ है, मदर से आया है। आगे आप देखोगे, आप पढ़ा होगा आपको स्कूल वगैरह में, कैपिटल टी स्मॉल टी, हम हर चीज़ दो लेके चलते हैं। क्यों, क्योंकि यार दो पेरेंट्स होते हैं। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे पूरे चैप्टर में, उसमें हर किसी के दो पेरेंट्स होते हैं। तो दो पेरेंट्स होंगे तो एक कहाँ से आएगा चीज़, एक आगे फादर से आएगी, एक कहाँ से आएगी, मदर से आएगी। इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, जब आपका सेल डिवाइड करेगा तो पहला काम मैंने क्या बताया, आपका क्रोमोसोम बनेगा। दूसरा काम भी होता है रेप्लिकेशन। दूसरा काम क्या होता है, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है भाई, जो डीएनए का अमाउंट है डबल कर दो। भाई आपको डिवाइड में करना क्या है, दो हिस्सों में बांटना है, तो आपको डबल करना पड़ेगा ना बांटने से पहले। तो क्या होता है आपका, रेप्लिकेशन भी होता है। ये सारी बातें हम करेंगे सेल डिवाइड वगैरह में अच्छे से, आपको पता भी होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन होगा तो देखो, आपको क्रोमोसोम ऐसे होते हैं, बट एक्चुअली क्रोमोसोम हमको ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, क्योंकि हम जो क्रोमोसोम इसकी स्टडी करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो आफ्टर द रेप्लिकेशन करते हैं, आफ्टर द रेप्लिकेशन करते हैं। तो आपको दिख पा रहा होगा यार, आपको दिख पा रहा होगा कि ये क्रोमोसोम था, लेकिन आपको डबल क्यों हो गया, बिकॉज एक प्रोसेस हुई जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है आपका रेप्लिकेशन। जिसका नाम क्या होता है आपका, रेप्लिकेशन। क्या होता है रेप्लिकेशन में, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल। तो देखो फिर से देखो, ये क्रोमोसोम था, ये सिंपल एक क्रोमोसोम था, ये दोनों क्या हो गए आपके, है ना, एक सेकेंड, है ना, ये दोनों कैसे हो गए आपके, ये दोनों आपके होमोलोगस क्रोमोसोम क्यों है, क्योंकि एक कहाँ से आया है, एक फादर से एक मदर से। और होमोलोगस क्यों, होमो माने होता है सेम, सेम क्यों है, बिकॉज इनकी सेम लेंथ है और सेम जीन की लोकेशन है, और सेम जीन की लोकेशन। आप बोलोगे जीन क्या होता है, अभी के लिए समझ लो, सपोज करो इस जगह पे एक ऐसी चीज़ है जो आपके हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक ऐसी चीज़ है जो आपके हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस जगह भी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल वाला चीज़ होनी चाहिए, है ना। कुछ उल्टा उसका वर्जन बदल सकता है, होगा वही चीज़। सपोज करो यहाँ पे है आई कलर, तो इसी जगह पे यहाँ पे भी होना चाहिए आई कलर। तो मतलब सेम लेंथ है और जो सेम जीन की लोकेशन भी सेम होनी चाहिए, उसे क्या बोलोगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। ऐसा क्यों हो पा रहा है, बिकॉज एक फादर से आ रहा है, एक मदर से आ रहा है। आफ्टर रेप्लिकेशन क्या होगा, ये वाला रेप्लिकेशन हुआ तो एक और ऐसी बन गया, तो आपको दिख रहा है, इसका भी रेप्लिकेशन हुआ तो ऐसा बन गया, है ना। ये क्रोमोसोम अब भी दो ही रहेंगे, पहले भी दो क्रोमोसोम थे, ये अब भी दो ही क्रोमोसोम रहेंगे, ऐसा नहीं चार क्रोमोसोम हो गए। तो क्रोमोसोम में काउंटिंग किससे करी जाती है, जो आपको दिख रहा है येलो सा, इससे सेंट्रोमियर से करी जाती है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से दोबारा से। अब जो ये क्रोमोसोम आपका रेप्लिकेट होके बन गया है, ये आपस में क्या है,
ये फोटोकॉपी तो है, तो इन्हें बोलते हैं सिस्टर। ये दोनों बहनें हैं आपस में, क्या सिस्टर क्रोमेटिड। ये आपका पूरा क्रोमेटिड होता है ना, ये वाला क्रोमेटिड होता है, तो ये क्या होगा सिस्टर क्रोमेटिड। आपस में ये दोनों क्या हो गए सिस्टर क्रोमेटिड, है ना। और ये दोनों क्या है अगेन होमोलोगस क्रोमोसोम तो है ही, होमोलोगस क्रोमोसोम तो है ही। और ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड आपस में कैसे हैं, ये बहनें हैं क्या, नहीं, ये है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। आई थिंक इतना नहीं पूछेंगे आपके में, लेकिन हाँ समझ में आ गया होगा। और क्रोमोसोम में कुछ भी दिक्कत होगी यार, एक वीडियो आएगी उसमें आप देखोगे सब कुछ डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम अ पेयर ऑफ कोरोस्पोंडिंग क्रोमोसोम ऑफ सेम साइज, देख लो साइज भी सेम है ना, साइज सेम है, शेप सेम है, एंड वन फ्रॉम ईच पेरेंट, यानी कि मम्मी से एक पापा से, फादर से एक मदर से, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्या ऑटोजोम एंड सेक्स क्रोमोसोम के बीच में डिफरेंस। तो एक क्रोमोसोम को मैंने दो कैटेगरी में बांट दिया, एक होते हैं ऑटोजोम जो आपकी सेक्स डिटरमाइन करने में रोल प्ले नहीं करते, मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो भी कुछ हो रहा है ना वो सब देखेंगे, एक्सेप्ट कि वो बॉय होगा गर्ल होगा या कुछ और होगा उस पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब ऑटोजोम क्या होंगे, सेक्स डिटरमाइन नहीं करेंगे, सेक्स डिटरमाइन के अलावा सारे काम करेंगे, है ना। आपकी आइज कैसी होंगी, है ना, आपके मतलब आपकी हाइट के सब कुछ देखेंगे, आपकी आरबीसी वगैरह की शेप वगैरह सब कुछ देखेंगे, बट क्या नहीं देखेंगे, वो सेक्स डिटरमाइन नहीं करेंगे, जबकि वो क्या है ऑटोजोम क्रोमोजोम है। और यहाँ पे आपको नाम से क्लियर लग रहा है, सेक्स क्रोमोजोम क्या करेंगे, आपका सेक्स डिटरमाइन करेंगे। लेकिन यार यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है, ये सेक्स डिटरमाइन तो करेंगे, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ सेक्स डिटरमाइन करेंगे और काम खत्म इन क्रोमोसोम का, नहीं, ये सेक्स डिटरमाइन करेंगे और साथ ही साथ जो ये वाले काम कर रहे हैं ऑटोसोम वो भी काम करेंगे, यानी सेक्स डिटरमाइन तो करेंगे और साथ में ही ये भी देख लेंगे कि जो उन क्रोमोसोम के ऊपर जो भी जीन होगा वो भी देख लेंगे, कुछ काम भी करेंगे साथ में, एक एक्स्ट्रा काम और है सेक्स डिटरमाइन का, ठीक है। तो ध्यान रखना ये जो ऑटोजोम है वो तो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, हमारे अगर देखें मेल और फीमेल में सेम रहते हैं, ऑटोजोम सेम रहते हैं, लेकिन सेक्स क्रोमोजोम डिटरमाइन कर रहा है कि मेल कौन फीमेल को, तो डिफरेंस तो होना चाहिए ना। तो मेल में यार ऐसा होता है XY और फीमेल में क्या होता है XX। ये क्या है, ये क्रोमोजोम है, X एक अलग क्रोमोजोम, Y एक अलग क्रोमोजोम, है ना, ठीक है ना। आई होप समझ में आपको आ रहा होगा, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं यार, फिर आपको पूरा समझ में आ गया, आपको इसके नोट्स टेलीग्राम में मिल जाएंगे यार पूरे, ठीक है। चलिए, है ना, एक सेकेंड, हाँ, तो अब हम करते हैं आगे, अगले पेज से आते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्रोमोसोम कैरियर्स ऑफ जीन्स। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जीन के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। देखो आपने एक प्लेन देखा होगा, प्लेन सुना होगा, देखा होगा, प्लेन क्या है, क्रोमोसोम मान लो, उसके अंदर जो है पैसेंजर जो चढ़े हैं वो है जीन। तो ऐसे क्या होता है, क्रोमोसोम तो एक कैरियर है, उसके ऊपर काम करने वाले कौन है, वो है आपके जीन, वो है आपके जीन, जीन डिसाइड करेंगे, है ना। जाना कहाँ है, क्रोमोसोम डिसाइड करेगा, है ना, लेकिन फंक्शन क्या करना है वो आपके जीन डिसाइड करेंगे। तो जीन कुछ नहीं है, अगर आपका ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, तो क्या हुआ, ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे एक जीन, यहाँ पे एक जीन, यहाँ पे एक जीन, यहाँ पे एक जीन, इस तरीके से उसके ऊपर क्या होगी, लोकेशन लगी होगी। ये एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर जीन बैठे हुए हैं, इसके ऊपर जीन बैठे हुए हैं। आप बोलोगे जीन 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 बहुत आ रहा है, ये है क्या, चलो उसके बारे में बात करेंगे। बट यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि सपोज करो दो स्पीसीज में क्रोमोसोम नंबर सेम है, मेरे में 46 है, किसी और स्पीसीज में मान लो 46 है, तो हम दोनों सेम नहीं हो जाएंगे। क्रोमोसोम नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है ना उनसे फर्क पड़ता है, उनसे फर्क पड़ता है, ठीक है ना, लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, है ना। सपोज करो दो फ्लाइट्स हैं, बिल्कुल सेम सेम लगती हैं देखने में, मतलब, है ना, लेकिन एक को जाना है कोलकाता, एक को, वो डिपेंड करता है पैसेंजर कैसे हैं वो वहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। चलिए अब समझ में आ रहा है आपको। अब मेरे को और समझाना है आपको क्या, जीन्स एंड उनके अलील। यह जीन क्या है, जीन कुछ भी नहीं है, एक फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। याद है ना इनहेरिटेंस क्या बताया था मैंने, इनहेरिटेंस इज समथिंग जो आपकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ चीज़ लेके जाएगी, उसकी फंक्शनल यूनिट है, यानी ये होता है जीन, है ना। जीन क्या है, फंक्शनल यूनिट है। अदरवाइज हम अब डीएनए वाले बात करेंगे ना, डीएनए क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक वीडियो बना के दूंगा, वहाँ पे सब क्लियर होगा। तो जीन तो एक पर्टिकुलर, सपोज करो मेरे पास है जीन हाइट का, मेरे पास जीन है एक सपोज करो आई कलर का, मेरे पास जीन है एक, है ना, सपोज करो हेयर कलर का, स्किन कलर का, स्पेसिफिक है। लेकिन ये अलील क्या होते हैं, उस जीन का वर्जन्स, उस जीन के वर्जन्स, जैसे हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कैरेक्टर एंड ट्रेड्स, सेम वैसा ही है। तो जीन क्या है, सपोज करो मेरे पास जीन है हाइट का, तो वो हो गया जीन ऑफ हाइट, है ना। लेकिन अलील क्या होगा, अच्छा एक अलील है हाइट का टॉल, एक डॉर्फ, तो ये अलील हो गए। अलील क्या होता है, अल्टरनेट वर्जन, तो वही है कैरेक्टर वाला हो गया जीन, और जो आपके ट्रेट्स से वो आपके हो गए अलील। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो जीन क्या है, फंक्शनल यूनिट है, और जीन के दो वर्जन होते हैं, उसे बोलते हैं अलील, अपोजिट वर्जन होते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट अभी के अलील ये हो गया, ठीक है। सपोज करो यहाँ मैंने क्या बोला, जीन क्या है हाइट का, तो जीन खत्म, लेकिन हाइट के वर्जन जो होंगे वो क्या होंगे, अलील होंगे, टॉल एंड डॉर्फ। अब यहाँ पे यार एक चीज़ लिखी है, डोमिनेंट रेसेसिव, एक जीन एक अलील डोमिनेंट होगा, एक रेसेसिव होगा, इसको यहीं देख लो। अदरवाइज मेंडल में ना हम पूरा फील लेके पढ़ने वाले हैं, ठीक है, डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन इनहेरिटेंस। हमने बात करा फादर ऑफ व्हाट, जेनेटिक्स, कौन है, मेंडल।
तो देखिए तो क्या काम किया उन्होंने, तो उन्होंने काम करना स्टार्ट कब करा, 1856 से 1863 तक 7 साल उन्होंने काम किया। उन्होंने काम करने में खेती में बताया था मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में, क्या उन्होंने क्या लिया, एक पौधा लिया जिसका नाम था क्या, गार्डन पी, मतलब पाइसम सटाइवम, एक मटर का पौधा लिया, ठीक है। अब बोलोगे मटर का पौधा क्यों लिया, देखो सिंपल सी बात है, मटर का पौधा इसलिए लिया, मटर का पौधा इसलिए लिया बिकॉज इसका लाइफ स्पान कम होता है। सपोज करो इस जगह वो आम का पेड़ लेते तो पढ़ चुके वो जनरेशन, एक आम का पेड़ जितना बड़ा होता मेंडल मर जाते, उसके बाद भी वो अपनी एक जनरेशन ना पढ़ पाते। समझ में आ रहा है, अगर आपको मल्टीपल जनरेशन पढ़नी है जेनेटिक्स के अंदर, तो आपको एक ऐसा प्लांट लेना है जिसका लाइफ स्पान 6 महीने 3 महीने इस टाइप से हो, जिससे क्या हो, हम मल्टीपल जनरेशन की स्टडी कर सकें। ये 7 साल टाइम क्यों लगा, बिकॉज जनरेशन की स्टडी करनी थी उनको, एक डाटा निकालना था, है ना। तो यहाँ पे समझना है लाइफ स्पान छोटा होता है। और इंपॉर्टेंट क्या है यार, इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, इसमें आप सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों करा पाते हो, ये अच्छी बात है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन दोनों। आई होप पता होगा, सेल्फ आपस में ही, क्रॉस डिफरेंट प्लांट्स में है ना, प्लांट इन द सेम स्पीसीज में है ना, डिफरेंट प्लांट ऑफ अ सेम स्पीसीज में करा सकते हैं, है ना। तो आप समझ में आ रहा है, सेल्फ भी क्रॉस भी दोनों करा पाना आसान है, सेल्फ तो होता ही है बट हम क्रॉस भी करा सकते हैं, ठीक है। और मेरी बात समझो, इसमें क्या उस टाइम पे यार माइक्रोस्कोप नहीं था, मेरी बात समझो, उस टाइम माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं थे। तो उस टाइम पे आपको ऐसा ट्रेड नहीं देखना था कि अंदर ये वाला एंजाइम बन रहा है कि नहीं बन रहा, नहीं यार, वो माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे। हमें देखना था सिंपल कि यार इसका बीज गोल है कि नहीं है, ये हाइट में जो आपको आंखों से दिखे, है ना। और हम इसकी प्योर फॉर्म भी अवेलेबल थी। अब ये प्योर फॉर्म क्या होती है, सपोज करो मैंने बोला आपसे प्योर टॉल, इससे आप क्या समझोगे, मैं एक ऐसा पौधा लेके आया हूँ जिसकी पहले की 7 जनरेशन सारी टॉल हैं। मैंने बोला प्योर टॉल, तो आप क्या समझोगे इससे कि उसकी पिछली 7 जनरेशन कैसी हैं, टॉल हैं। मैंने आपसे बोला प्योर डॉर्फ, मतलब प्योर डॉर्फ माने क्या होता है, बुना, छोटा प्लांट। तो आप क्या समझोगे इसके कि इसके पिछली 7 जनरेशन, इसके दादा परदादा, उससे परदादा ना, परदादा, सारे जनरेशन 7 जनरेशन सारी डॉर्फ है, मतलब कोई मिलावट नहीं है ना। ऐसा नहीं कि कभी गरीब थे फिर अमीर हुए फिर गरीब हो गए, बचपन से गरीब चले आ रहे हैं, वैसा कुछ, ठीक है। तो समझ आ रहा है प्योर का मतलब इंपॉर्टेंस है यार इस चीज़ की, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, 7 पेड़ लिए, 7 जोड़े लिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है लिखा हुआ कि फ्लावर कलर लिया, कौन कौन से लिए, पर्पल, एक ऐसा फ्लावर जो पर्पल हो, एक ऐसा वाइट हो। अभी के लिए बता देता हूँ, ये डोमिनेंट है सारे, ये रेसेसिव है। अभी कंफ्यूज ना हो ना, डोमिनेंट क्या होता है रेसेसिव क्या होता है, आगे हम जैसे जैसे मेंडल ने किया था वैसे वैसे हम भी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। कुछ नहीं होता, ये होता है कि मोनो हाइब्रिड, मोनो माने वन ट्रेड एट अ टाइम, मतलब कि मेंडल इतने स्पेसिफिक थे कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि मैं हाइट के ऊपर रिसर्च करूंगा। तो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि फ्लावर की पोजीशन कैसी हो रही है, उन्हें कुछ नहीं फर्क पड़ता कि फ्लावर का कलर कैसा हो रहा है, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि सीड का क्या हो रहा है, उन्हें हाइट की स्टडी करनी है तो वो देखेंगे, बाकी कुछ भी हो कोई मतलब नहीं। बिकॉज अगर वो सब कुछ एक साथ देखेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है। और डाई हाइब्रिड में क्या होगा, 2 चीज़ें एक साथ, है ना, 2 चीज़ें एक साथ। सपोज करो सीड की शेप भी देख रहे हैं और साथ में उसका कलर भी देख रहे हैं, तो 2 चीज़ें एक साथ, तो हमें इन 2 की स्टडी करनी है। बट मैं फिर से आपको बता दूं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस ही आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। डाई हाइब्रिड क्रॉस तो कुछ नहीं है, आप सब कर लोगे, आप ट्राई हाइब्रिड भी कर लोगे। मोनो हाइब्रिड फंडामेंटल है, फिर आगे तो एक्सटेंशन है। मैं पढ़ाऊंगा आपको दोनों, लेकिन आपको समझ जाओगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मेंडल ने काम किया है हम वैसे वैसे काम करेंगे। आई होप आप समझ रहे हो मैं कैसे मूव ऑन कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि आपको स्टार्टिंग से कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी दिखा दूँ, नहीं। जो मेंडल ने पहले फिजिकली देखा, उसको कमरे में जाके एनालाइज करा, वैसे हम करने जा रहे हैं। भले ये 1 शॉट है यार, बट मैं हर एक चीज़ कवर कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ रहता है तो मुझे बताना, ठीक है। तो केस नंबर फर्स्ट क्या है, मतलब मोनो हाइब्रिड हम पढ़ रहे हैं, उसमें उन्होंने क्या लिया, पेरेंट की जनरेशन ली, प्योर टॉल, है ना, प्योर टॉल का मतलब क्या है कि इसकी पिछली 7 जनरेशन कैसी हैं, टॉल हैं। और प्योर डॉर्फ आई होप समझ में आ रहा है। इनके बीच में क्या कराया, क्रॉस कराया, बहुत सारे बीज आए, बीज को क्या करा, बीज को पूरी फसल में उगाया। और जब देखा कुछ महीने बाद, जब वो फसल उग के तैयार हुई, तो देखा सारे के सारे टॉल हैं। ये तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, F1 जनरेशन आई वो क्या है, वो सारे टॉल आए, मतलब टॉल भी था डॉर्फ भी था, लेकिन सारे टॉल आए। ये तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। मेंडल को यहाँ पे बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत शॉक हो गया यहाँ पे कि एक्चुअली डॉर्फ ने कुछ किया ही नहीं है क्या, सारे बिल्कुल इसके जैसे लग रहे हैं, इसने कुछ किया ही नहीं है क्या। चलो, तो उन्होंने क्या करा, इसको हल्का सा और क्रॉस को आगे बढ़ाया, और यहाँ पे सेल्फ, पहले क्या कराया था, अलग अलग क्रॉस, यहाँ पे आपस में ही सेल्फ पॉलिनेशन कराया। और फिर बहुत सारे बीज आए, सपोज करो 400 बीज आए, 400 बीज को उगाया, तो 300 बीज कैसे थे आपके, 300 बीज कैसे थे आपके टॉल, और 100 बीज कैसे निकले आपके डॉर्फ। यानी कि 4 थे तो 3 टॉल 1 डॉर्फ। यहाँ पे तो और शौक लगा उनको कि जो चीज़ यहाँ पे नहीं थी वो यहाँ पर आ रही है, भले ही कम आ रही लेकिन आ रही है। तो ये क्या था, कुछ उन्होंने प्रैक्टिकली उन्होंने कुछ 1 साल में थोड़ा सोच फसल उगा के ऐसा करके देखा, है ना, ऐसा करके देखा। अब क्या करें, अब मेंडल सोच रहे हैं क्या मैं करूं। अभी तो काम क्या हुआ, फसल मतलब एक खेत में खड़े होकर कराए। अब चलो कमरे में चलते हैं, अब इस चीज़ को हम सॉल्व करिए, थ्योरी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
तो यार हुआ क्या होगा, मेंडल क्या सोच रहे हैं कि ये डॉर्फ था, ये टॉल थे प्योर, है ना, इनको कराया टॉल, यानी कि यहाँ से देखने से लग रहा है कि डॉर्फ ने कुछ नहीं किया, चलो मान लेते हैं एक बार के लिए कि ये कुछ नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे डॉर्फ आ रहा है, तो ये इसका मतलब ये डॉर्फ यहाँ पे कैसे पहुँचा। एक रास्ता तो ये है कि सीधे यहाँ पर आ जाए, तो ये रास्ता तो पॉसिबल नहीं है ना, ये रास्ता पॉसिबल नहीं है, रास्ता तो यही पॉसिबल है कि यहाँ पर आए फिर यहाँ पर आए, यहाँ पर आए फिर यहाँ पर आए, है ना। तो मतलब मेंडल ने कहा कि कुछ तो ऐसा हो रहा है कि डॉर्फ F1 जनरेशन में आ रहा है लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो कुछ तो ऐसा हो रहा है जो F2 में कर पा रहा है, तो कुछ तो है ऐसा, कुछ तो सुना है ना, सीआईडी में देखा होगा आपने, कुछ तो गड़बड़ है रहा, यहाँ पे कुछ तो है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला इस चीज़ को फैक्टर, ऐसा है ना, एक होता है एक्स फैक्टर, है ना, कुछ तो है इसके पीछे, तो उन्होंने एक जनरल नाम दिया कि इसके पीछे कुछ तो रीज़न है, उसे बोला गया फैक्टर। आगे चल के ये फैक्टर क्या बन जाता है आपका जीन, आगे चल के ये फैक्टर क्या बन जाता है आपका जीन। तो उन्होंने क्या बोला, देयर इज समथिंग विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, कुछ तो है ऐसा, वो क्या है मुझे नहीं पता, मैंने बोला फैक्टर, मेंडल ने बोला फैक्टर, है ना। आगे चल के डिस्कवरी वगैरह हुई, माइक्रोस्कोप वगैरह आया, तो वहाँ पे एक नया नाम दे दिया गया जीन, ठीक है। चलो अब समझ में आया यहाँ तक, अभी थोड़ा और देखो। अब उन्होंने क्या करा कि इसको सॉल्व करते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है थोड़ा सा, है ना। तो उन्होंने बोला जो कैपिटल टी है ना, मैं उसको टॉल बोल रहा हूँ, मतलब मैं टॉल को एक सिंबल डोनेट कर रहा हूँ कैपिटल टी, एंड डॉर्फ को मैं बोलूँगा स्मॉल टी, और मैं हर किसी प्लांट को 2 सिंबल दूंगा ये, है ना, या कैपिटल टी एक साथ दे दूं, कैपिटल टी स्मॉल टी दूं, स्मॉल टी दूं, 2 ही दूंगा, कभी 3 नहीं दूंगा, कभी 1 नहीं दूंगा। आप बोलोगे क्यों क्यों क्यों, ये तो हमें सीखना था। देखो हम 2 ही क्यों देंगे, बिकॉज उस प्लांट का भी देखो यार, हम 2 ही क्यों देंगे, बिकॉज देखो इसके पेरेंट्स कितने हैं, आप बोलोगे एक ये पेरेंट है, ये पेरेंट है, तो जो भी चीज़ इसके अंदर होगी वो कैसी होगी, पेयर में होगी, 3 भी नहीं होगी, बिकॉज 3 पेरेंट्स थोड़ा ना है इसके। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो हर चीज़ कैसी होगी, 2 होगी। तो कैपिटल टी आप देखा भी होगा, आपने स्कूल वगैरह में पढ़ चुके होंगे सब कुछ, है ना। आप वन शॉट देख रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, बट मैं समझता हूँ ये वन शॉट बहुत डिटेल में बना रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सी वीडियो की लेंथ बढ़ सकती है, बट इसे एक बार में देखना, आपको ब्लू क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को ध्यान सुनो। यहाँ पे क्या लिखा है, वी नो दैट, यहाँ पे 2 पेरेंट्स होते हैं, तो क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल में इसके 2 क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। अब मैंने बोला कि ये प्योर टॉल है, मतलब इसकी पिछली 7 जनरेशन कैसी है, टॉल है, तो मतलब इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, ऐसा नहीं है कि कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, नहीं, ये प्योर टॉल है, तो इसको 2 देने हैं, लेकिन 2 कौन से देने हैं, वो भी कैपिटल टी देने हैं। प्योर डॉर्फ है, इसका मतलब इसकी पिछली 7 जनरेशन कैसी है, छोटी है, वो डॉर्फ है, तो इसको स्मॉल टी देना है। आई होप समझ पा रहे हो। अब मैं इस चीज़ को क्या करता हूँ, इस चीज़ को यहाँ से कंपेयर करता हूँ, है ना। इस चीज़ को आप लोगों ने ये समझ लिया, आई होप आप ठीक दिख रहा है ना। यहाँ पे देखो, तो उन्होंने क्या करा, ये प्योर टॉल था, तो इसको इन्होंने एक सिंपल बोला कैपिटल टी। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब इसको क्या बोला, स्मॉल टी। आप बोलोगे ये क्यों बोला, बिकॉज ये प्योर है। नहीं आ रहा कमेंट करो, कहीं पूछो, टेलीग्राम में मैसेज करो, कुछ भी करो, मुझे बताओ, मैं छोटी सी वीडियो बना के समझा दूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ, इसे गैमेट्स बने, कैपिटल टी ऐसे बन गैमेट, इसके बने स्मॉल टी गैमेट्स बने, है ना, मियोसिस वगैरह हुई होगी प्रोसेस। अब क्या हुआ, ये गैमेट मिले, क्या बोलते हैं इसको, फर्टिलाइजेशन, और ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन आपको बनते नजर आ रहे हैं, मेंडल को बनते हैं, मतलब सिंपल मैथ लगा रहे हैं, है ना। ये तो मैथ दिख नहीं रही आपको, बट एक्चुअली लगाया था उन्होंने मैथ, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको ये सारे प्लांट दिखने में कैसे लगे थे, चलो हमने क्या देखा था, सारे टॉल आए थे, तो लिख दो सब टॉल आए थे। ऐसा नहीं है कि मैं इसको देख के टॉल लिख रहा हूँ, अभी तो मुझे पता ही नहीं ना, लेकिन मैंने करा, फिर मैंने ये करा, फिर मुझे दिख रहे हैं टॉल। अब क्या करा था मैंने, इसके बाद सेल्फिंग करी, फिर देखो गैमेट बने, एंड कुछ कॉम्बिनेशन, आप समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, इतना मतलब आपको पता होगा मैंने कैसे मैचिंग करी है ये। इसका भी हम सीखेंगे, पनेट स्क्वायर मेथड सीखेंगे। तो हमने क्या देखा, 3 टॉल थे, तो ये 3 टॉल थे, और एक कॉम्बिनेशन स्मॉल टी का भी बना, तो यहाँ पे डॉर्फ बने, यहाँ पे क्या बने, डॉर्फ बने। तो यार ये था आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब मेरी बात समझना कि मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ के 2 लॉ दिए। पहला लॉ कब दिया, जब उन्होंने F1 जनरेशन की स्टडी करी, जब यहाँ पे F1 जनरेशन आया ना, तो उन्होंने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या होता है ये लॉ, भूल जाओ, अभी आगे बताऊंगा मैं आपको, है ना। कब दिया ये लॉ, ये अभी सीखो। F1 जनरेशन के बाद मेंडल ने एक सीखी, और उस लर्निंग को उन्होंने एक लॉ बनाया, एक सिद्धांत बना दिया, क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस जैसे बोलता है क्या, अभी यहाँ देख लो कि आपके जब 2 अलील, एक कैसा है टॉल का अलील, एक कैसा है डॉर्फ का अलील, दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे, तो उनमें से केवल एक अपने आप को दिखा पाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, टॉल दिखा पा रहा है, डॉर्फ वाला छुप गया, तो जो दिखा पाएगा उसे मैं बोलूंगा डोमिनेंट, जो छुप गया उसे मैं बोलूंगा रेसेसिव। अगर सपोज करो यहाँ पे टॉल ना बन के डॉर्फ बनता, तो स्मॉल टी क्या होता, वो डोमिनेंट होता, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो यहाँ पे देखो, तो अभी मैं लॉस को आखिरी में मैंने लिख रखा है, तो वहाँ पे मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन आपको समझ में आ रहा है। अब लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहा जाता है इसको, ये कब दिया गया, F2 जनरेशन, मोनो हाइब्रिड का F2 जनरेशन में। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, मोनो हाइब्रिड के F2 जनरेशन में दिया गया।
अब मेरी और बात सुनो, इसका बोला लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, ये क्या बोलता है अभी यहीं सीख लो। ये बोल रहा है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में रह रहे हैं, लेकिन जब गैमेट बनने की बारी आई तो कैपिटल टी अपने रास्ते, स्मॉल टी अपने रास्ते, कोई भी ब्लेंडिंग, कोई भी मिलावट नहीं। ऐसा नहीं कैपिटल टी स्मॉल टी मिलके कुछ पता नहीं क्या बन जाए, नहीं। देयर व्हेन जब क्या होगा, सिग्रीगेशन होगा तो आपके गैमेट्स बिल्कुल अलग हो जाएंगे, कोई मिलावट कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी, प्योरिटी, गैमेट्स में प्योरिटी शो होगी, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन अलग होने के टाइम पे। तो इसके लॉ मैंने आखिर में स्टेटमेंट में लिख रखा है, अभी के लिए मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टर्म आएंगी तो इन टर्म को समझो। एक होता है होमोजाइगस, होमोजाइगस माने सेम, सेम क्या, दोनों ऑलिल सेम हो, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी सेम दिख रहा है क्या। अगर मैं और एग्जाम्पल दूँ, कैपिटल एम होमोजाइगस, कैपिटल टी होमोजाइगस, स्मॉल एम होमोजाइगस, दोनों ऑलिल सेम हो, ठीक है ना। अब देखो हेट्रोजाइगस क्या होगा, इसका उल्टा डिफरेंट, हेट्रो माने डिफरेंट, तो क्या होगा, कैरी डिसिमिलर अलील, एक कैपिटल टी है तो एक स्मॉल टी है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, इतना इसमें साइंस बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब दो चीज़ें आती हैं जिसका हम आगे अगले पेज में और जिक्र करेंगे, रेशो वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझो फिनोटाइप। ये फिनोटाइप क्या होता है यार, फिनोटाइप मतलब एक प्लांट, एक कोई चीज़ आपको फिजिकली कैसे दिख रही है ना। फिजिकली आप अपनी नेकेड आई से आप क्या देख रहे हो, एक प्लांट लंबा है, एक प्लांट छोटा है ना। तो आप क्या कर रहे हो, वो आप फिजिकली अपनी आईज से फील करके देख रहे हो, कोई माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं लग रहा है, उसे बोलोगे फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। और जीनोटाइप क्या है, जो उसके अंदर जीन है जो आप माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, है ना। वो जैसे कि कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। हाँ, हमें इतना पता है कि जो जीनोटाइप है ना, वो अल्टीमेटली कंट्रोल करेगा फिनोटाइप को, पता है यार। जैसे जीन होंगे वैसी फिजिकल अपीयरेंस आ जाएगी। आई होप आप समझ पा रहे हो, है ना। थोड़ा बहुत अगर शोर आ रहा होगा थोड़ा सा उसे इग्नोर करना, है ना। तो आई होप समझ में आ रहा है। चलिए अगले पेज पे आते हैं। अब मेरी बात समझना, ध्यान समझना, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो मैंने क्या बोला आपसे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है मोनो हाइब्रिड का रेशो F2 जनरेशन में। आपको याद है फिनोटाइप रेशो क्या आएगा, फिनोटिपिक रेशो क्या आएगा, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस F2 जनरेशन में। चलो बताओ कितने टॉल थे, याद करो 3 टॉल थे, नहीं आया तो रिवाइंड करके सीखो, याद होना चाहिए अब तक, ठीक है। और एक कैसा आया था आपका, डॉर्फ आया था, तो कैसा रेशो हो गया, 3:1। जीनोटिपिक, जीन कैसे थे, तो आप देखोगे F2 जनरेशन में कैपिटल टी 1 थे, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 थे, स्मॉल टी 1 थे। यार नहीं समझ में आ रहा तो देखो, कैपिटल टी 1 थे, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 थे, और स्मॉल टी भी 1 था, तो 1:2:1, है ना। और कितने टॉल थे, 3:1। तो फिनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक, ये रेशो आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा, इतना आसान है, बहुत आसान है, लेकिन इसे याद भी कर लो। मैं क्या बोल रहा हूँ, याद भी कर लो। चलो एक क्वेश्चन, अब कुछ ना मुझे क्वेश्चन समझाने, बुकों में ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं आई थिंक, है ना, आई थिंक ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं। इसमें मैं कुछ चीज़ समझाने वाला हूँ, तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करना, आपको बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पोजीशन, इनमें से कितने हेट्रोजाइगस, मतलब जैसे ये है, करके दिखाता हूँ मैं, क्या कैपिटल है हेट्रोजाइगस है, आप बोलोगे नहीं, ये तो होमोजाइगस, सेम। कैपिटल बी स्मॉल बी हेट्रोजाइगस है, आप बोलोगे हाँ, ये वाला सीक्वेंस कैसा हो गया, हेट्रोजाइगस। कैपिटल सी स्मॉल सी हेट्रोजाइगस, हाँ आप बोलोगे हेट्रोजाइगस। तो इसका आंसर आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस 2, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पोजीशन कितनी है, 2। यहाँ पे काउंट करो, कैपिटल ए होमो, कैपिटल बी होमो, कैपिटल सी स्मॉल सी सॉरी, स्मॉल ए होमो, स्मॉल बी होमो, स्मॉल सी होमो, कोई भी नहीं है हेट्रोजाइगस, सिंपल 0 आंसर आएगा इसका, है ना। आगे के दो आप खुद कमेंट करोगे मेरे को, कैपिटल ए होमो, कैपिटल टी होमो, कैपिटल सी होमो, है ना। ये वाला आंसर आप खुद करोगे, ठीक है, इसके भी 0 आएंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ गैमेट्स कैसे निकालेंगे। देखो अभी के लिए आपको लग रहा होगा कहाँ एकदम टॉपिक से हम हट गए, है ना, गैमेट्स क्या हम सीख रहे हैं, है ना। बिल्कुल पॉइंट की बातें हैं ये, आपको आगे चलकर गैमेट बनाने में दिक्कत होगी, कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, 5 बनेंगे। अभी आपने मोनो हाइब्रिड पढ़ा है ना, वहाँ पे इतना मुश्किल नहीं होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 ही चीज़ें हैं तो 2 गैमेट बन जाएंगे यार, कुछ नहीं, वो तो बहुत आसान था। अभी आप आगे सीखोगे, अच्छे क्वेश्चन बनेंगे तो आप वहाँ पे अटक सकते हो, तो अभी बता रहा हूँ मैं, और इतना मुश्किल भी तो नहीं है। अब देखो नंबर ऑफ गैमेट्स बनाने हैं तो उसके लिए क्या बोलोगे आप, 2 की पावर n, और ये n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, जो आपने पहले आंसर निकाले हैं ना, वो आपकी n की वैल्यू होगी, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पोजीशन। तो अगर मैं पहले केस में पूछूं आपसे कि कितने गैमेट बनेंगे, तो 2 आया हेट्रोजाइगस, तो 2 की पावर 2 कितना आंसर आएगा, 2 की पावर 2 4 आंसर आएगा। तो जितनी हेट्रोजाइगस पोजीशन होगी तो 2 की पावर n लगा देना, आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं पनिट स्क्वायर की। तो ये सब जो बातें मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये सब आगे चल के एप्लीकेशन में आएंगी तो बेटर अंडरस्टैंड हो पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, पनिट स्क्वायर, तो एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने क्या देखा कि जो हमने क्रॉस कर रहे हैं ना, कैपिटल टी स्मॉल टी से मिला रहे हैं, अभी तो हमको बहुत सिंपल लग रहा है, बट जब आप 2-3 गैमेट एक साथ, मतलब कि जब बहुत सारी गैमेट्स होंगे उनके साथ कॉम्बिनेशन देखने होंगे, तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने क्या करा, थोड़ा सिंपल करा और स्क्वायर मेथड लेके आए। उसमें क्या करते हैं, आपको नंबर ऑफ स्क्वायर बनाने पड़ते हैं, आपको दिख रहा है ये छोटे छोटे स्क्वायर, ये बनाने पड़ते हैं। आप बोलो कितने बनाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मेल गैमेट्स, जो आपके मेल गैमेट्स कितने हैं, 2 हैं,
है ना। नंबर ऑफ फीमेल गैमेट कितने, 2 हैं, इनकी मल्टीप्लाई करके 4 आएगा, 2 मल्टीप्लाई टू 4, तो 4 स्क्वायर आपको बना देने हैं। सिंपल है ना, बहुत आसान है। तो क्या बोले, नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे पता करो, कितने स्क्वायर बनने चाहिए, मेल गैमेट को मल्टीप्लाई कर दो फीमेल गैमेट से, सिंपल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो, ऊपर साइड आप मेल गैमेट लिख दो, नीचे साइड फीमेल गैमेट लिख दो, फिर क्रिस क्रॉस। आप ऑब्जर्व भी कर पा रहे होगे, एक छोटा सा गेम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या, आई होप आ रहा होगा। अब यार इन सब चीज़ों का जो मैंने बताया आपको, इन सब का एप्लीकेशन आएगा तो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो पाओगे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यार, यही पेज है ना, हाँ, अब बात करते हैं हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की। क्या बात करते हैं, डाई हाइब्रिड। क्या हुआ डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्या था कि आपने एक चीज़ को देखा, सिर्फ क्या देखा, आपने हाइट को देखा, टॉल डॉर्फ, इसके अलावा मैंने कुछ बात नहीं करी होगी। अब डाई हाइब्रिड में क्या होगा, मैं एक साथ दो चीज़ों की बात करूंगा, मैं एक साथ दो चीज़ों की बात करूंगा। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, एक बीज जो राउंड है और वो उसका दिखने में क्या है, येलो कलर। दिखने में दो बातें, एक बीज राउंड मतलब शेप एंड कलर, दो बातें मैं एक साथ देख रहा हूँ। तो मैंने जब राउंड येलो को क्रॉस कराया ग्रीन रिंकल से, तो जब मैंने जब F1 जनरेशन आई, जो देखो ये सारे काम मैं क्या लैब में बैठे कर सकता हूँ, मतलब खेत में, मतलब फार्म में जाके कर सकता हूँ क्या, फार्म में फील्ड में जाके कर सकता हूँ क्या, हाँ आप बोलोगे ब्लू कर सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे राउंड येलो सारे बन गए, है ना, यहाँ पे राउंड येलो सारे बन गए। अगर आप इतनी नॉलेज से आप क्या समझ सकते हो कि राउंड डोमिनेंट है ओवर रिंकल्ड, है ना, और येलो डोमिनेंट है ओवर ग्रीन, क्योंकि जो भी F1 जनरेशन में आता है वो डोमिनेंट होता है ना। अभी डोमिनेंट की प्रॉपर डेफिनेशन दी जाएगी, आप लोग को टेंशन मत लो आप, ठीक है। हाँ, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब इसकी सेल्फिंग कराई तो क्या मिले मुझे, कुछ राउंड येलो मिले, कुछ राउंड ग्रीन मिले, कुछ रिंकल्ड येलो मिले, कुछ रिंकल्ड ग्रीन मिले। कितने क्या मिले अभी हम यहाँ देखेंगे, कितने राउंड येलो मिलेंगे, कितने क्या मिलेंगे, अभी हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो अभी आप देखो कि यार ये क्रॉस हुआ, अभी तक आपने ये फील्ड में ये क्रॉस आपने किया यहाँ तक, आई होप क्लियर होगा यार। अब चलो इसको ना हम क्या देखते हैं, याद रखना जो ये वाली चीज़ थी वो प्योर होती है, जो पेरेंटल जनरेशन है वो प्योर है। प्योर का मतलब मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, प्योर का मतलब क्या होता है यार, कि इसकी जो प्रीवियस जनरेशन 7 होंगी वो सारी ऐसी होंगी, वो प्योर होते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने राउंड को बोला कैपिटल R और रिंकल्ड को बोला स्मॉल r, ऐसे येलो को बोला कि कैपिटल Y और ग्रीन को बोला गया स्मॉल y, ठीक है। तो देखो राउंड सीड है ना, आपको दिख रहा है, राउंड सीड एंड येलो शीड, मतलब कि उसका कलर येलो है, वो दिखने में राउंड है, ठीक है, उसकी शेप राउंड है। तो उसको मैंने ऐसे डिनोट करा, ये आर किसके लिए होगा, राउंड के लिए होगा, वाई किसके, येलो के लिए। आप बोलोगे स्मॉल आर क्यों नहीं आया यहाँ पे, बिकॉज ये प्योर है, जो भी है वो प्योर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो स्मॉल आर तो आप समझ पा रहे होगे। अब आप सोचो कि यहाँ गैमेट कितने बनेंगे, है ना, कितने कॉम्बिनेशन गैमेट बन सकते हैं। याद रखना गैमेट में केवल एक सेट आता है, यानी कि कैपिटल आर है ना, तो केवल आर का एक सेट एक गैमेट में आता है, ठीक है। तो 2 की पावर n लगाओ, n क्या होता है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। क्या ये हेट्रोजाइगस पोजीशन है, नहीं। क्या ये हेट्रोजाइगस पोजीशन, नहीं। तो 2 की पावर 0 कितनी होती है, 1। तो बना कितना, एक गैमेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक गैमेट बनेगा, इसको आप फ्यूज कराओगे। देखो ये चीज़ जो है ना, अगर आप करके नहीं देखोगे नहीं आने का, भले मैं आपको कितना बता दूँ। अगर आप अपने हाथ से गैमेट बनाओगे, फ्यूज कराओगे, थोड़ा सा इंटरप्ट करोगे, उसके बाद कोई डाउट रहता है फिर मुझसे पूछोगे तो मजा आएगा। ये हिस्सा जब आप हाथ से नहीं करोगे आपको समझ में थोड़ा कम आएगा, ठीक है, आ भी जाएगा लेकिन कॉन्फिडेंस दिया जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, F2 जनरेशन कैसे बनती है, इसकी सेल्फिंग करी, मतलब इसकी आपस में क्रॉस करा दिया। अब मुझे बताओ कितने हेट्रोजाइगस हैं, क्या कैपिटल R स्मॉल r हेट्रोजाइगस हैं, तो आप बोलोगे हाँ ये तो हेट्रोजाइगस है। कैपिटल Y स्मॉल हेट्रोजाइगस है, हाँ है। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, इस बार 2 हेट्रोजाइगस पोजीशन मिल गई, तो 2 की पावर 2, तो कितने गैमेट हो गए, 4 होता है, तो यहाँ पे 4 बन गए। सेम चीज़ है दोनों। अब इधर आप मेल लिख दो, इधर आप फीमेल लिख दो, एंड देन आपको क्या खेलना है, गेम खेलना है। इसको इससे मिला यहाँ लिख दिया, इसको इससे मिला यहाँ लिख दिया। यार ये वाला पेज डाई हाइब्रिड के लिए मोर देन इनफ है। आपको ये पेज अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छा है ना। कोई आप एकदम प्योर दिमाग से बैठना समझना आ जाएगा, नहीं आएगा तो मुझसे पूछना, हाँ कमेंट करके पूछना। टेलीग्राम ग्रुप पे आप मैसेज कर सकते हो हमेशा, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई भी है ना ऑडियो के थ्रू भी दे सकता हूँ, ठीक है। चलिए आप मेरी बात समझना। तो इस लॉ के बाद, इस क्रॉस के बाद मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो मैंने देखो मोनो हाइब्रिड पढ़ा था, उसका F1 जनरेशन के बाद एक लॉ आया था, वो क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। F2 जनरेशन के बाद मोनो हाइब्रिड में क्या आया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और ऐसे ही आपका जो डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद क्या आया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या बोलता है, मेरी बात समझो, ये क्या बोलता है आपसे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि राउंड बीज येलो भी है और राउंड बीज ग्रीन भी है, रिंकल्ड वाला येलो भी है और रिंकल्ड वाला ग्रीन भी है। यानी कि ये क्या बोलता है, इंडिपेंडेंट आजाद, मतलब इंडिपेंडेंट माने क्या होता है, आजाद। यानी कि एक करेक्टर दूसरे करेक्टर से ऐसा नहीं है कि डिपेंड, ऐसा नहीं है कि जो राउंड होगा वो येलो ही होगा
जो रिंकल्ड होगा वो ग्रीन ही होगा, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। बट एक एक्सेप्शन आता है आगे चल के, लिंकेज वगैरह है ना, वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है। बट हाँ, आपको भी समझना है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या आता है, कि एक करेक्टर दूसरे करेक्टर से कैसा है, इंडिपेंडेंट है, अपने आप को किसी भी कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकता है। ऐसा नहीं है कि राउंड वाला येलो ही रहे, देखो राउंड वाला ग्रीन भी है ना, और ग्रीन वाला रिंकल्ड भी है, येलो वाला रिंकल्ड भी है, और येलो वाला राउंड भी है। तो आप समझ में आ रहा है, सारे कॉम्बिनेशन बनने पॉसिबल हैं। तो एक करेक्टर दूसरे करेक्टर से ऐसे लिंक नहीं होता एज पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे, समझ आ गया। अब ये 3 लॉ पढ़ाए मैंने आपको, वो तीनों लॉ के आपको अलग से डेफिनेशन मिलेंगे लिखी हुई, ठीक है। अब मेरी बात समझो, ये डाई हाइब्रिड ना कुछ नहीं है, ये बस मोनो हाइब्रिड को डबल कर दो। क्या बोल रहा हूँ मैं, मोनो हाइब्रिड को डबल कर दो। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक जनरल देखो, अगर आपको कुछ भी फिनोटाइप निकालना है, फिनोटाइप समझते हो ना यार, आप भूलना नहीं है, वन शॉट है यार, सब कुछ याद रखो, ठीक है। एक ही वीडियो में देखना, एक बार में देखना, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, 3:1 है की पावर n है, ठीक है। यानी कि 3:1 क्या है, फिनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन इन मोनो हाइब्रिड। तो जनरल हो गया, इसकी पावर n लगा दो। यहाँ पे आप बोलोगे n का मतलब क्या है यार, n का मतलब कुछ भी नहीं है, ये है आपका टाइप ऑफ क्रॉस। क्या है, टाइप ऑफ क्रॉस। अगर मोनो हाइब्रिड होगा तो n की वैल्यू 1, डाई हाइब्रिड होगा n की वैल्यू 2, ट्राई हाइब्रिड होगा तो n की वैल्यू 3, ठीक है, ठीक है। ऐसे जीनोटिपिक के लिए जनरल फॉर्मूला क्या निकला, 1:2:1 की पावर n, की पावर n। आप बोलोगे ये कहाँ से आ रहा है, ये तो मोनो हाइब्रिड से हम पढ़ के आ रहे हैं यार, ये तो हम मोनो हाइब्रिड से पढ़ के आ रहे हैं। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने कि आपको बताना है फिनोटिपिक रेशो इन डाई हाइब्रिड। तो आपको याद भी रहता है 9:3:3:1। वो करा कैसे यार, देखो 3:1 की पावर 2 लगेंगे ना, क्योंकि हम डाई हाइब्रिड, n की वैल्यू क्या हो जाएगी डाई हाइब्रिड के लिए 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 बार लिख लो, आपको इतना पता होना है सॉल्व कैसे करते हैं। 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9, 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3, फिर 1 की 3 से 3, फिर 1 की 1 से 1, है ना। सिंपली कौन सा 3 है, कौन सा 1 है, कौन सा 9 है, उसके लिए आप राउंड रिंकल एंड येलो ग्रीन की मल्टीप्लाई करा दो, है ना। ऐसा सपोज करो कि ये एक मोनो हाइब्रिड है, ये एक मोनो हाइब्रिड है ना, इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, डाई हाइब्रिड। मैंने क्या बोला था, ऐसे ट्राई हाइब्रिड होगा तो कोई अलग थोड़ा ना हो जाएगा। यही सारी बातें रहने वाली हैं, ठीक है, यही सारी बातें, एक सेकंड रुकना, हाँ यही सारी बातें रहने वाली हैं, ठीक है। दिख रहा है ना, 1 मिनट देना, ठीक है, ठीक है। आपको दिख रहा है, प्लॉट चालू चालू नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं, आई होप दिख तो रही होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, ऐसे ही आप जीनोटाइप देखोगे 1:2:1 का स्क्वायर कर देना। अगर मैं डाई हाइब्रिड की बात कर रहा हूँ तो आपका डाटा निकल के आ गया, देखो ये सॉल्व करना आ जाएगा। आपकी बुकों में लिखा है वो कॉम्प्लेक्स है बहुत, ये बट ठीक है, हमें हमें आता है, मैंने बताया है आपको, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए अगले पेज पे आते हैं। पेज ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं इस चीज़ को एक वीडियो में से आपको एग्जाम तक शायद वीडियो पहुंचेगी आप तक, है ना, लेट थोड़ी पहुंचेगी, अभी न्यू चैनल है, बट जब भी पहुंचेगी आपके लिए बहुत मोर देन इनफ लेक्चर होने वाला है, ठीक है, मोर देन इनफ ये लेक्चर होने वाला है, ठीक है। चलो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, अब जो हमने 3 लॉ दिए थे एक बार देख लेते हैं मोटा मोटा क्या क्या दे रहे हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, जब एक पेयर होगा आपके ऊपर तो एक पेयर क्या करेगा अपने आप को, जब एक कॉन्ट्रास्टिंग यानी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो एक अपने आप को दिखाएगा, उसे बोलेंगे डोमिनेंट, और एक अपने आप को नहीं दिखा पाएगा, उसे बोलेंगे रेसेसिव। अब स्टेटमेंट पढ़ोगे बहुत आसान है, कॉन्ट्रास्टिंग में जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी में था तो कैपिटल टी टॉल होता है, वो अपने को दिखा रहा है तो वो डोमिनेंट हो गया, स्मॉल टी छुप के बैठा हुआ है तो वो कैसा होगा, रेसेसिव हो गया, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, इसमें आपके क्या होते हैं, ब्लेंडिंग नहीं होती है, मिलावट नहीं है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी अगर साथ में है लेकिन जब गैमेट बनने वाले होंगे तो अलग होंगे, कैपिटल टी अलग स्मॉल टी अलग, उस टाइम पे भी क्या होगी, कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी, मतलब ऐसा नहीं कोई मिलावट नहीं होगी, आपस में इंटरमिक्सिंग नहीं होगी। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो गैमेट्स है ना वो प्योर होंगे, यानी कि प्योरिटी इन द सेंस कि जो आपके कैपिटल टी है वो प्योर कैपिटल टी ही होगा, जो स्मॉल टी है वो प्योर स्मॉल टी ही होगा। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सॉर्ट में मैंने ये बताया आप लोगों को कि एक पेयर करेक्टर दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। अभी देखा था हम लोगों ने, राउंड येलो पे डिपेंड नहीं कर रहा और राउंड रिंकल पे, मतलब कि कुछ भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ मेंडल्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ मेंडल देखो क्या होता है, मेंडल के लॉ पढ़ के हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, इससे क्या हो रहा है ना, हम अपने कोई बीमारी है, सपोज करो कोई जनरेशन में कोई बीमारी है तो उसका हम पता लगा सकते हैं ना यार कि ये कॉम्बिनेशन है। अभी आप देखोगे भी बस आने वाला है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, आप देखोगे हीमोफीलिया, उसकी जैसा जो होगा कलर ब्लाइंडनेस, आप ऑब्जर्व करो ना यार उस चीज़ को, तो आप देखोगे कि यस कि चीज़ें मतलब कि हम इसमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और पेडिग्री वगैरह में करते भी हैं, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट एनिमल ब्रीडर, कि हाँ ये इसको मिलाएंगे तो एक अच्छी ब्रीड बनेगी, है ना, हम उसको प्रेडिक्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी। तो स्टूपिड सा है बट इसकी एप्लीकेशन बहुत वाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़ करी जा रही है आज के टाइम पर, ठीक है। चलिए, है ना। अब यार ये बहुत आसान टॉपिक है, क्या बोलते हैं इसको, इंपॉर्टेंट भी है, आसान बोलूँगा लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो ये क्या है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि बेटा होगा या बेटी होगी, है ना। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जो आपका क्या बोलेंगे, आपकी जो फीमेल होगी, फीमेल में जो क्या होगा, गैमेट होगा, एग केवल एक टाइप का होगा, वो होगा एक्स क्रोमोसोम वाला।
जो फीमेल का गैमेट होगा वो केवल एक टाइप का होगा, जो होगा एक्स क्रोमोजोम वाला। लेकिन जो आपका मेल का गैमेट होगा ना, स्पर्म, वो आपके दो टाइप के होंगे, एक एक्स और एक वाई। यानी जो फीमेल के अंदर वजाइना के थ्रू जाएंगे वो आपके दो टाइप के गैमेट होंगे, एक्स गैमेट और एक वाई गैमेट, है ना। मतलब कि वाई एक्स क्रोमोजोम एंड वाई क्रोमोजोम। यानी स्पर्म में क्या होगा, एक में एक्स क्रोमोजोम होगा, वाई में क्रोमोजोम, है ना। जितने भी स्पर्म जाएंगे हाफ में एक्स हाफ में वाई, ठीक है। अब क्या हुआ, जो स्पर्म, एक स्पर्म के पास एक्स है, एक स्पर्म के पास वाई है। अगर एक्स वाला जाके, एग तो हमेशा एक्स ही रहेगा, मिल गया तो क्या बनेंगी, गर्ल, है ना, डॉटर, ठीक है। और अगर आपका वाई वाला स्पर्म एक्स तो वही रहेगा, एग में थोड़ा चेंज आएगा, वो मिला तो एक्स वाई। मुझे लगता है ये बहुत आसान है ना। यहाँ पे ये टीच मतलब सबको समझ आ जाता है सब कुछ, ठीक है। मुझे पता है दिक्कत कहाँ आती है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं ज़्यादा एम्फासिस करूँगा वन शॉट में, अदरवाइज ये चीज़ें आसान होती हैं, प्रैक्टिकली आसान होती हैं, ठीक है। ये देखो, ये मेल का सिंबल होता है, पता है सब लोगों को, आगे पता होगा। ये एक्स वाई है, ये गैमेट बने एक्स और वाई, यहाँ पे एक्स एक्स एक एक्स बना, और यार एक गैमेट ना फीमेल में डीजनरेट हो जाता है, ध्यान रखना, एक डीजनरेट होता है, एक ही गैमेट बनता है सीधे जाके, तो ये डीजनरेट हो गया, ये बना। अगर ये और ये मिले तो मेल, और ये मिले तो ये। तो अगर आपसे मैं पूछूं डिसाइड कौन करता है, डिसाइड करते हैं कौन, आपका स्पर्म यानी कि मेल डिसाइड करता है, मेल की बॉडी डिसाइड करती है कि यार क्या बनेगा आपका, सन या डॉटर, है ना। वैसे तो प्रैक्टिकली किसी कंट्रोल में नहीं होता है वो, है ना, रैंडम प्रोसेस है, 50-50% चांसेस होते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर हमें बताना है कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आप ह्यूमन के केस में किसे बोलोगे, ह्यूमन के केस में आप बोलोगे मेल रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ा सा ना इसको मैंने पढ़ा दिया, आप थोड़ा ओवरऑल पिक्चर देखो, एक पिक्चर देखो, ये मेल है, मेल क्या, ह्यूमन वाला मेल है। तो कितने क्रोमोसोम होंगे गाइज, आप बोलोगे 46 क्रोमोसोम होंगे। तो 46 क्रोमोसोम कैसे होंगे, 22 पेयर तो ये, और प्लस एक्स वाई हो गए 46। मैंने 44 बोल दिया क्या, सॉरी, 46 क्रोमोसोम होंगे। तो यहाँ पे क्या होंगे, 22 पेयर प्लस एक्स वाई, तो 22 पेयर 44, और ये एक्स वाई 45 46, दिख गया। जो ये 22 पेयर है ना, ये आपके ऑटोजोम है, और जो ये एक पेयर है, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका गाइज, ये आपका वी कैन से सेक्स क्रोमोसोम है, ये आपका सेक्स क्रोमोसोम है। आप देखो जब गैमेट बनेंगे, 22 पेयर का आधा करो, 22 जोड़ों का आधा करो, तो मैं लिखता हूँ 22, भाई 22 पेयर का आधा 22 ही तो होता है ना। 22 पेयर जोड़े हैं, आधा कर दो, है ना। तो 22 में x आ गया, 22 में y आ गया, और यहाँ पे देखो कि 22 पेयर प्लस एक्स एक्स थे, यहाँ पे क्या आ गया, 22 प्लस x आ गया, ये और ये मिले तो वापस से ये बना। आप देख पा रहे हो, बहुत आसान है, बहुत आसान है ना। तो समझ में आ रहा है, ठीक है। आप इसके कैपेबल हो, इसका आंसर आप देख के भी कर सकते हो, और आप सीरियसली पढ़ रहे हो एकदम दिमाग लगा के, ठीक है। चलिए, अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, हम लोगों ने मेंडल की सारी बातें कर ली हैं। देखा आपने कितना मेंडल ने क्या क्या काम किया, कितने लॉज दिए, ये सारे लॉज आपके दिए, लेकिन उनके टाइम पे चीज़ें नहीं आ पाई, चीज़ें उन्हें पता नहीं लग पाया, वो इतना बड़ा काम करके चले गए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं यार। एक चीज़ है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, थोड़ा हम लास्ट पेज पे मुझे वापस से लाना चाहिए एक बार। देखो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 22 पेयर क्रोमोसोम ये है, और एक्स वाई है। तो टोटल कितने क्रोमोसोम लग रहे हैं आपको, आप बोलोगे ये टोटल 46 क्रोमोसोम है, बिल्कुल 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। जिसमें से ना जो ये वाले ये दिख रहे हैं एक्स वाई या फिर एक्स एक्स, ये क्या है आपके सेक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम है। थोड़ा सा हम बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोम की। तो सेक्स क्रोमोसोम क्या करते हैं, आपके जेंडर डिसाइड करने में हेल्प करते हैं, मतलब जेंडर डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि सन होगा या डॉटर होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही काम करते हैं, एक तो काम ये हो गया, लेकिन साथ ही साथ ये क्रोमोसोम भी तो है, और क्रोमोसोम है तो उनके ऊपर क्या होगा, जीन भी होगा। और जीन तो डिफरेंट टाइप का हो सकता है ना। अगर मैं एग्जांपल दूं कि आपने कभी देखा नहीं होगा कि कान से बाल किसी फीमेल के आए, है ना, किसी फीमेल के कान से बाल आए, कान से, क्योंकि जो कान से बाल आने का जीन जो है ना, वो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर, वाई क्रोमोसोम के ऊपर। तो कभी ऐसा होता ही नहीं किसी फीमेल के पास वाई क्रोमोसोम जाए, है ना। और कभी वाई क्रोमोसोम फीमेल के पास जाएगा नहीं तो वो जीन पहुंचेगा नहीं, तो कभी फीमेल में कान के बाल नहीं आते हैं। तो एक एग्जांपल था, मैंने बताया आप लोगों को। तो आपको समझना होगा यार कि जो एक्स क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम है, वो सेक्स डिटरमाइन कर रहे हैं, इससे मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूँ। बट वो क्रोमोसोम भी तो हैं, तो उनके ऊपर जीन भी तो होंगे, तो वैसे नॉर्मल काम भी करेंगे, बॉडी के डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होंगी बॉडी के अंदर, उसमें भी हेल्प आउट करेंगे, उसमें भी मतलब पार्टीज कुछ बना के देंगे प्रोडक्ट, है ना। तो ये बात समझ आनी चाहिए आपको, ठीक है। बाकी बातें यहीं कर लेंगे। अब मेरी बात समझो, ये क्या लिखा है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। यानी अब हमें ऐसा पढ़ना है, ऐसी चीज़ें पढ़नी है, ऐसा इनहेरिटेंस समझ में आता है। इनहेरिटेंस जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही हो, लेकिन किसके थ्रू, एक्स और वाई क्रोमोसोम के थ्रू, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू। यानी वो क्या हो, मेल और फीमेल पे डिसाइड करता हो कि मेल होगा फीमेल होगा, मतलब कहीं ना कहीं उस पे लिंक हो। यानी कहने की बात इतनी सी है कि ऐसा इनहेरिटेंस जो किस पे हो, सेक्स लिंक्ड, यानी कि जो सेक्स क्रोमोसोम कर रहे हो, ठीक है। तो लिखा क्या है, इज द अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट विच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अलील एक्सक्लूसिवली आइदर ऑन द एक्स क्रोमोसोम, मतलब वही बोलना चाह रहे हैं, बहुत मैंने बुक की लैंग्वेज यूज करी है, बट आपको मैं समझा भी तो रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, एक्स क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम है, इसके ऊपर जो अलील प्रेजेंट होगा वो अपने आप को कैसे शो करेगा, है ना, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यार कुछ हमें बीमारी पढ़नी है, जैसे हीमोफीलिया
हीमोफीलिया हो गया, इसके साथ ही हो जाएगा कवर, या कलर ब्लाइंड हो गया। हमें ये दो बातें करनी है जो आपकी एनसीईआरटी, आपकी जो एनसीईआरटी ना बोल के आपकी बुक में है, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या बोला आपसे, हीमोफीलिया एक्चुअली होता क्या है हीमोफीलिया में। हीमोफीलिया में आपका जो ना एक ब्लड क्लॉट करने में एक कास्केट प्रोटीन होता है, उसमें कुछ एरर आता है। मतलब सपोज करो एक, यहाँ लिख देता हूँ, एक एक्स क्रोमोसोम है, ये मान लो क्या है, एक्स क्रोमोसोम है। क्या, कौन सा क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। ठीक है, क्या ये सेक्स क्रोमोसोम है? आप बोलोगे बिल्कुल है यार, एक्स क्रोमोसोम तो सेक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन है ना। और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर मान लो ये अलील है, ये वाला क्या है, कोई जीन है ना, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है ब्लड क्लॉट के लिए, है ना, ब्लड क्लॉट के लिए। ठीक है, ये तो नॉर्मल बातें हो गई, ये क्या हो गई, नॉर्मल बातें हो गई। लेकिन किसी वजह से ये ब्लड क्लॉट वाला जो है ना, इस वाले जीन में कुछ एरर आ गया, कुछ म्यूटेशन हो गया, है ना। म्यूटेशन मैंने पढ़ाया नहीं, बट आगे पढ़ाऊंगा, कुछ गड़बड़ी आ गई, है ना, किसी वजह से। तो ये वाला क्या हुआ, ये वाला जीन खराब हो गया, ये वाला जीन खराब हो गया। अब ये जीन खराब हो गया, है ना, तो अब क्या होगा, क्या ब्लड क्लॉट हो पाएगा? आप बोलोगे नहीं, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हो बीमारी कैसे लिंक है, एक्स क्रोमोसोम यानी कि सेक्स लिंक्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर छोटा सा भी कट लगता है तो उससे बहुत एक्सेसिव क्या होगी, आपकी ब्लीडिंग हो जाएगी, है ना। एक्सेसिव, यहाँ पे एक्सेसिव, है ना, एक्सेसिव क्या हो जाएगी आपकी ब्लडिंग, मतलब की ब्लीडिंग हो जाएगी, ब्लड लॉस एंड लीड टू दैट हो जाएगी। अब मेरी बात ध्यान समझना, ये है तो जीन ही ना, ये तो है तो जीन ही। तो यार ध्यान रखना कि जो आपका जो एक्स लिंक्ड, ये क्या है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, यानी कि सिंपल सी बात है, एक्स लिंक का, देखो दो बातों को तोड़ो यहाँ पे। एक्स लिंक का मतलब क्या है, ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होगा, ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही प्रेजेंट होगा, और तो और ये रेसेसिव होगा, और तो और रेसेसिव होगा, है ना। रेसेसिव का मतलब क्या है कि सपोज करो इसके साथ एक और क्रोमोसोम होगा जो फादर या मदर से आ रहा होगा, है ना, उसके ऊपर भी एक जीन होगा ऐसा ही, है ना। सपोज करो ये वाला जीन तो खराब हो गया, है ना, म्यूटेशन हो गया फादर से, जो ये मान लो फादर से आया था और ये मान लो मदर से आया था। तो ये मैंने बोला कि ये वाला जीन तो खराब हो गया मान लीजिए, ठीक है, लेकिन ये तो है ना, तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा। एक ही ना, क्योंकि रेसेसिव है तो डोमिनेंट तो ये होगा, तो ये अपना काम चेक कर लेगा। अब सपोज करो मेल की बात करते हैं, मेल की। मेल में क्या होता है यार, एक एक्स है और एक वाई होता है ना। तो मेरी बात सुनो, मेल में क्या होगा, ये एक्स है, ये वाई है। तो जो आपका जो हीमोफीलिया वाला जो जीन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड क्लॉट वाला, यहाँ पे। अब वही जीन खराब हो गया, मान लो, है ना, वही जीन खराब हो गया, तो क्या होगा, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो ये हीमोफीलिया हमेशा होगा, है ना। इसको ऐसा नहीं होगा रेसेसिव और ये मान लीजिए डोमिनेंट, यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उस चीज़ का। अगर ये खराब है तो इंसान मेल को हीमोफीलिया है, अगर ये ठीक है मतलब यहाँ पे होगी ना, इसका डोमिनेंट वर्जन है ही नहीं, क्योंकि भाई है। यहाँ पे क्यों था फीमेल में, यहाँ फीमेल में क्यों था, बिकॉज यहाँ पे ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। तो अगर एक खराब हो गया तो एक तो बचा है, यहाँ तो एक ही था, तो एक खराब हुआ तो काम खत्म। समझ में आ रहा है क्या? कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ मुझसे पूछना, थोड़ा सा मैं मानता हूँ कॉन्सेप्चुअल है और थोड़ा अच्छा है, ठीक है। और ध्यान रखना जो आपकी फीमेल है ना वो बहुत रेयर होंगी हीमोफिलिक, और अगर प्रैक्टिकली पूछोगे तो कोई भी नहीं होगी। प्रैक्टिकली कोई भी फीमेल हीमोफिलिक फिजिकली नहीं दिखेगी, नहीं होगी नहीं, ठीक है। प्रैक्टिकली बात करूँ, और थ्योरेटिकली हो सकती है बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों, हम देखेंगे अभी, है ना, समझ में आएगा। देखो कुछ केस लेके पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, केस बाय केस स्टडी करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। केस नंबर 1, एक आपकी नॉर्मल मदर है, मतलब एक माँ है नॉर्मल है, मतलब उसमें हीमोफीलिया कोई भी सिम्टम, कोई भी चीज़, कोई भी जीन हीमोफिलिक नहीं है, तो ये एक्स है। ये मान लो हीमोफिलिक फादर है, फादर कैसा हीमोफिलिक, यानी जो इसका एक्स के ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है, नॉट, यानी कि इसका जो एक्स है उसमें म्यूटेशन हो गई, उसमें कुछ चेंज आ गया है, उसका जो जीन है उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है, और वाई तो वाई है, ठीक है। यहाँ गैमेट बने, अब परेंट स्क्वायर यार सीखो, आएगा, इसको लिखना आता है ना, तो ये कुछ कॉम्बिनेशन बने, मुझे लगता है आपको ये आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो इसको और इसको मिलाओ तो क्या बन गया, एक्स और एक्स नॉट, तो ये मेल है फीमेल, एक्स है तो फीमेल, ऑब्वियस सी बात है फीमेल, है ना, यस फीमेल, तो ये फीमेल हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसका एक एक्स तो ठीक है, लेकिन एक एक्स तो खराब है, क्योंकि नॉट आ रहा है उसके ऊपर, कुछ दिक्कत है। तो आप बोलोगे कि हाँ इसमें खराबी है, लेकिन मैंने क्या बोला था, ये है क्या, रेसेसिव, दोनों खराब होंगे तो ही काम होगा। तो आप बोलोगे दिखने में बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि ये क्या है, रेसेसिव थी, तो दिखने में क्या होगा, ये वाला फीमेल भले इसके अंदर एक जीन है लेकिन इसको कंट्रोल करने वाला डोमिनेंट है ना ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका गाइस, ये आपको दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लगेगी, बट इसकी बॉडी के अंदर एक कैरियर रखी है, मतलब ये अपने आप को कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी लाइफ बड़े आराम से कटेगी, इसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो उसके बच्चे होंगे ना उसमें पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि यार हीमोफिलिक हो सकते हैं, है ना। ऐसा यहाँ भी है, ऐसा यहाँ भी देखो, और बाकी जो मेल बन रहे हैं वो तो ठीक बन रहे हैं, वो ठीक बने हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या देखा कि जो क्या हुआ, ये फादर हीमोफिलिक था, ये बीमारी किस में गई, बेटी में ही गई, है ना, फादर से बेटी में गई, और ऐसा और ऑब्जर्व कराऊंगा आपको आगे, है ना। चलिए ये चीज़ और देखिए एक बार, ये चीज़ और देखिए, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, केस नंबर 2, यहाँ पे क्या है आपका
कैरियर मदर, जो आपकी मदर यहाँ बनी ना एकदम नॉर्मल, हमें बाहर से देखने में लग रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है ये वाली मदर, लेकिन उसके अंदर अंदर क्या चल रहा है, कैरियर है वो, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या ली, कौन सी मदर ली, कैरियर मदर ली। फादर को इसमें नॉर्मल रखो, फादर को इसमें नॉर्मल रखो। तो देखो एक्स नॉट ये बना, ये बना, ये आपके कुछ कॉम्बिनेशन बने, ये कुछ कॉम्बिनेशन बने। इसमें आप क्या देख पा रहे हो, इसके बारे में कुछ बात कहोगे आप लोग, क्या कहोगे कि ये एक फीमेल है जो एक कैरियर है, इसके अंदर कोई भी सिम्टम नहीं मिलेगा, लेकिन ये हीमोफिलिक का क्या रहेगा, कैरियर रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एक नॉर्मल फीमेल है, ये एक नॉर्मल मेल है, लेकिन ये वाला जो है ना, ये जो मेल बन गया, ये वाला जो मेल बन गया, ये आपको कैसा बनेगा, हीमोफिलिक मेल, क्योंकि इसके पास एक ही एक्स था, वो भी खराब, तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, मतलब ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा। तो आपने देखा कि मदर बीमार थी तो किस में गया, बेटे में गया, फादर से डॉटर में, मदर से किसमें, सन में, ठीक है जी। एक और केस ले लो यार, इस बार आपका ले लो कैरियर फादर, सॉरी कैरियर मदर है, ये वाली मदर सेम है ना, पहले ये वाली मदर मान लो सेम, और इस बार फादर जो हीमोफिलिक है, ठीक है। तो क्या हुआ, सिंपल गैमेट बनाओ और ये बना। आप ऑब्जर्व करो, ये जो फीमेल है इसमें दोनों एक्स खराब हैं। आप बोलोगे यस मिल गया केस, दोनों एक्स खराब हैं, इसका मतलब ये फीमेल हीमोफिलिक होगी। लेकिन रुको अभी मेरी बात सुनो, बिल्कुल होगी हीमोफिलिक, प्रैक्टिकल मतलब कि थ्योरेटिकली बिल्कुल होगी, है ना। और देखो ये वाला मेल भी होगा, है ना, ये वाला देखो, ये भी क्या होगा, एक कैरियर, ये क्या होगी, कैरियर, है ना, क्योंकि एक ही एक्स खराब है, और ये तो नॉर्मल मेल होगा। लेकिन मेरी बात सुनो, क्या होता है जो आपका हीमोफिलिक फादर है ना, वो आपका सर्वाइव नहीं कर, प्रैक्टिकली क्या होता है, जो आपका हीमोफिलिक फादर है ना, वो इतने लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाता कि वो प्रोड्यूस करे, रिप्रोडक्शन करे, फिर उसके, है ना, इस तरीके से वो बचता ही नहीं है, वो पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। और अगर बचता भी है तो इससे कोई रिप्रोड्यूस कराता नहीं है ना, क्योंकि उसे पता है कि यार दिक्कत आएगी, अगर कोई लड़का होगा तो मतलब कि दिक्कत आएगी, लड़की में मतलब आ सकती है हीमोफिलिक, है ना, क्योंकि पहली बात तो सर्वाइव करेगा नहीं क्योंकि बीमारी है, और हल्का सा क्लॉट लगेगा, ब्लड निकलेगा, और जब तक वो बड़ा होगा तो ये दिक्कत से उसकी डेथ कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। तो आप प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, हाँ थ्योरेटिकली मैंने दिखा दिया। कब हो पाएगा, थ्योरेटिक आप पे क्वेश्चन आएगा कि थ्योरेटिकली फीमेल कब हीमोफिलिक हो सकती है, तो आप बोलोगे जब उसकी मदर एटलीस्ट कैरियर हो और उसका फादर कम से कम क्या हो, हीमोफिलिक हो, तभी हो सकती है। और ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि फादर सर्वाइव नहीं कर पाता है, ठीक है गाइज। अब सिंपल यार एक कलर ब्लाइंडनेस का भी केस होता है, बिल्कुल इसकी जैसे, ये सारी चीज़ें इसकी जैसी होंगी, एक्स लिंक्ड होता है, रेसेसिव होता है, बिल्कुल सेम होगा। बट यहाँ पे क्या होता है ना, वो डिफरेंशिएट नहीं करता है, रेड और ग्रीन कलर में, है ना, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंडनेस आर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, यानी कि मैंने बताया, आप कहीं भी देखना फादर से बेटी में जा रहा होगा और माँ से बेटे में जा रहा होगा, मतलब मदर टू सन एंड फादर टू डॉटर, चीज़ें मूव ऑन कर रही होंगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक म्यूटेशन वाले, ठीक है, आई थिंक वाला पेज इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। चलो मैं म्यूटेशन ऐसे ही पढ़ा देता हूँ आपको। म्यूटेशन क्या होता है यार, म्यूटेशन आपके एक सडन चेंज होता है। सपोज करो यूवी लाइट कोई केमिकल आया आपके डीएनए वगैरह के ऊपर, सेल वगैरह के ऊपर गिरा, और उसकी वजह से क्या हुआ, आपके जीन में कुछ एकदम से बदलाव आ गया, सडन, है ना, सडन कुछ चेंज आ गया, तो उसे बोलते हैं म्यूटेशन, है ना। तो ये हीमोफिलिक वगैरह बीमारी कहाँ से निकली, म्यूटेशन से ही थ्रू निकली है ये, है ना। कोई सनलाइट वगैरह मतलब यूवी रेज, है ना, गिर गया, कोई केमिकल, है ना, कोई भी चीज़ जो म्यूटेशन कर रही है ना। तो ये हो सिंपल सा, बहुत आसान सा है वो टॉपिक। तो आई होप आप लोगों को यार मज़ा आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि इस बड़े कॉम्प्लेक्स चैप्टर को एक वीडियो में और सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूँ। कोई भी डाउट रह गया होगा तो प्लीज़ मुझे बताना, है ना। और आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, आपको मैं कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन दोनों जगह आपको टेलीग्राम की लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लेना यार, है ना। कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम में पूछो, मैं आपको वॉइस मैसेज के थ्रू, है ना, और सिंपल वहीं पे डिस्कस कर लेंगे ना, ग्रुप बन जाएगा इस तरीके से। और वहाँ पे जितने भी नोट्स आएंगे एक जगह होंगे। यहाँ पे क्या होगा, मैं नोट डाल रहा हूँ वीडियो में, क्योंकि हमारे पास कोई वेबसाइट वगैरह नहीं है अभी, तो वो सबसे बेस्ट मुझे लगा कि एक सब लोग आ जाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे हम अच्छे से आपको नोट्स वगैरह, आपको जितनी भी चीज़ें, आपको क्वेश्चंस वगैरह, कोई टेस्ट लेना हो तो पेपर देना, वहाँ पे थोड़ा ईज पड़ेगा मेरे लिए, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो यार, है ना। कोई भी डाउट हो, ऐसी और वीडियो आती रहेंगी आईसीएसई बोर्ड के लिए, है ना। तो आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।